देश के इतिहास में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसके नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। उपचुनावों को इतिहास रचने के लिए याद किया जाएगा टीम बी यानी नेता पुत्रों की राजनीति में एंट्री की पिच तैयार करने के लिए। दरअसल उपचुनाव के दौरान कई दिग्गज नेताओं की नई पीढ़ी पहली बार प्रचार करती नजर आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय से लेकर दीपक जोशी के पुत्र जयवर्धन ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया, अभिषेक भार्गव, तुष्मुल झा, सुकर्ण मिश्रा, आकाश विजयवर्गीय, देवेंद्र सिंह तोमर ने भी चुनाव में खूब पसीना बहाया। अब आगामी चुनाव में इनमें से कई चेहरे बतौर प्रत्याशी नजर आ सकते हैं। भाजपा नेताओं की नई पीढ़ी को ये उपचुनाव नई संभावनाएं, क्रैश कोर्स, नेट प्रैक्टिस और मंच पर भाषण शैली को निखारने वाला साबित हुआ। चुनाव एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें हर किसी का विकास होता है, क्योंकि तमाम संगठन के राजनीतिक दल के नाते जो कामों के, कार्यों के आयाम हैं, गतिविधियों के आयाम हैं, वो इस दौरान क्रियान्वित होते हैं, संपादित होते हैं। तो सबको मौका मिलता है, हर कार्यकर्ता को अपने हुनर का, अपनी कुशलता का परीक्षण का मौका मिलता है, उसको विकसित करने का मौका मिलता है। मैं जहां तक समझता हूं कि कार्यकर्ता का विकास की यही हरा क्षेत्र में जमकर सक्रियता दिखाई। सुकर्ण, तुष्मुल और जयवर्धन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण ग्वालियर ग्रामीण, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष प्रभात झा के पुत्र तुष्मल ग्वालियर की दोनों सीटों और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के पुत्र जयवर्धन ने हाट पिपलिया में चुनावी मोर्चा संभाला। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी नेता पुत्र चुनाव प्रचार करते नजर आए। हालांकि कांग्रेस में नेता पुत्र राजनीति में नए नहीं हैं, बल्कि विधायक मंत्री तक बन चुके हैं। इनके लिए चुनाव संगठनात्मक और रणनीतिक कुशलता साबित करने की कसौटी बना। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। उनके पास उपचुनाव में आगर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी थी। वहीं सचिन यादव ने यादव वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। देखिए, नेता पुत्र बाई इलेक्शन में नजर जरूर आए, लेकिन एक पारिवारिक दबाव रहता है, उस वजह से शायद थोड़ा बहुत चहल पहल उन्होंने करी है, लेकिन कहीं कोई असर नहीं छोड़ पाया। क्योंकि इस बार चुनाव जनता के बीच में था, जनता चुनाव लड़ रही थी, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, उसको देख के मैं समझता हूँ आने वाली कोई भी युवा पीढ़ी या युवा नेतृत्व उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों ने इसको पसंद नहीं किया है, खास तौर से प्रदेश की जनता ने ये चुनाव लड़ा। इन उपचुनावों के जरिए नेता पुत्रों की नेट प्रैक्टिस तो हो गई। अब 2013 के चुनाव से राजनीति में एंट्री की तैयारी में जुटे नेता पुत्रों को पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। चुनाव प्रचार थम गया, मतदान हो गया है, अब रिजल्ट की बारी है। एनालिसिस हो रहा है, हम रोज देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लेकिन इस उपचुनाव में
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि वो जो नेता पुत्र उन्होंने अपनी नेट प्रैक्टिस जम के की। तो ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले चुनाव में जो अगली बार जो विधानसभा रहेगा उसमें कई नेता पुत्र हमें आगामी नेता के रूप में दिख सकते हैं, उभरते हुए नेता के रूप में दिख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जम के प्रचार प्रसार किया, मंच से भाषण दिया, एक अलग छाप छोड़ने में वो कामयाब हुए। तो हम इसी विषय में बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी में जिस तरह से इस बार जो है नेता पुत्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कांग्रेस में भी हमने देखा है कईयों को, नेता पुत्रों को हमने विधायक बनते हुए, मंत्री बनते हुए भी देखा है। तो कैसा क्या रहता है ये, क्या नेट प्रैक्टिस कितना कामयाब होगा, क्या रहेगा, इनका भविष्य कैसा रहेगा, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं दीपक जोशी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, आपसे पूछूंगी क्योंकि आप तो एक नेता पुत्र हैं, साथ में आपके पुत्र ने भी इस बार जो है हाट पिपलिया में जम के जो है हिस्सा लिया, प्रचार प्रसार किया। क्या कहेंगे, कैसा लगता है नेता पुत्र का भविष्य कितना, अगर हम कहें, सार्थक रहता है? क्या वो पिता के साये से उभर पाते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं? मुक्ता जी, ऐसा है कि नेता पुत्र पारिवारिक माहौल से ही निकलता है। मैं स्वयं छात्र राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कहीं न कहीं आया। विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम करने के बाद मैं इस राजनीति में आया हूँ। क्योंकि घर का माहौल जो होता है वो राजनीति में रहता है। ऐसे दृष्टिकोण में जो अभी आपने दिखाए हैं वो सभी एक अच्छे राजनीतिक परिवारों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, जिनका कि लगभग 30 साल, 40 साल, 25 साल राजनीति में रहा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में वो पुत्र अगर राजनीति में आते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कहीं उनको प्रमोट करने का काम उनके पिताओं ने नहीं किया, जनता ने किया। आप कार्तिकेय का देखें, कार्तिकेय पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं एक प्रचारक के रूप में उभरे। मैं खुद आगरा क्षेत्र में देखता हूँ कि उनकी 2-3 सभाएं हुई, उस सभाओं के साथ साथ उनकी मांग थी कि हमारे यहाँ कार्तिकों को आना चाहिए, हमारे कार्तिकों को आना चाहिए। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं कह सकता हूँ कि ये जो राजनीति के नेताओं के पुत्र आ रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि राजनीति में आ रहे हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं यही कह सकता हूँ कि इनमें से जो दमखम वाला रहेगा, जो जनता से जुड़ के रहेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। नहीं तो बहुत से नेता पुत्रों का आश्रय में हमने देखा है कि वो कहीं न कहीं राजनीति में जो स्थान पा सकते थे वो पा नहीं पाए। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपके पास आऊंगी। आपने भी देखा है इस बार जो है जिस तरह से चुनाव प्रचार में हमने कई नेता पुत्रों को देखा। अगर हम बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया, अभिषेक भार्गव जी, गोपाल भार्गव के पुत्र, वो तो हम लोगों ने पिछली बार भी उनको देखा था। गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र भी, उनको भी हम लोगों ने देखा है, वो भी एक्टिव रहते हैं इस तरह। और कार्तिकेय सिंह चौहान, तो जैसा कि दीपक जोशी ने कहा, ये बात में तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई भी है कि वो एक तरह से एक मिनी स्टार प्रचारक के रूप में उभरे हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा कि उनके लिए बहुत डिमांड रही। कई जगह से था कि वो आए और कई जगह उन्होंने सभाएं भी की, और उनकी जो भाषा शैली है, जिस तरह से वो भाषण भी देते हैं, उसके भी कई लोग जो है मुरीद हुए। आप कैसे इस चीज को देख रहे हैं कि ठीक है, ये बात तो सही है कि जिस तरह से कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, फैमिली बैकग्राउंड है, आप बचपन से वो पॉलिटिक्स को देखते आ रहे हैं, तो उसमें रमने जमने में बहुत आसानी होती है। देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें हम तो, क्योंकि ये उपचुनाव जो थे 28 विधानसभा सीटों पर, ये उपचुनाव इन नेता पुत्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। एक नेट प्रैक्टिस, जिस प्रकार से हम शब्द यूज कर रहे हैं, उस तरीके का रहा है। क्योंकि अगर हम 2018 की बात करें तो कार्तिकेय सिंह चौहान ने बुधनी में चुनाव प्रचार किया था, अपने पिताजी के लिए किया था। शिवराज जी की गैर मौजूदगी, शिवराज जी क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे थे, उस दौरान कार्तिकेय बुधनी में ही ये चुनाव प्रचार उनके जो विधानसभा क्षेत्र थे उस जगह पर कर रहे थे, लोगों से संपर्क कर रहे थे। महाआर्यमान की अगर बात करें तो 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो अपने पिता के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे लगातार, और उनकी माताजी भी साथ में थी, तो वो लगातार अपने पिता के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव की बात करें तो 2018 में वो अपने पिता के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे।
और भी नेताओं की बात करें, जैसे दीपक जोशी जी के पुत्र हैं, वो भी दीपक जोशी जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। लेकिन ये चुनाव, क्योंकि इस चुनाव में ना तो दीपक जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे, ना गोपाल भार्गव चुनाव लड़ रहे, ना है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ना ही शिवराज जी, तो ये उपचुनाव उनके बेटों के लिए, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बेटे आकाश विजयवर्गीय की बात करें, क्योंकि वहां पर तुलसी सिलावट के लिए उन्होंने काम किया है कैंपेनिंग की, तो एक अलग तरीके का चुनाव था। इसमें उनको अपने जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व का गुण है वो दिखाने का मौका मिला है, लोगों से संपर्क का एक मौका मिला है। पिता के जो विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र है उससे बाहर निकल के इन लोगों ने काम किया है, चाहे हम कार्तिक सिंह चौहान की बात करें, चाहे महाअरमान की बात करें, या फिर अभिषेक भार्गव की बात करें। अभिषेक भी सागर छोड़कर बड़ा मलहरा और सुर्खी में सक्रिय रहे हैं, अपने पिता की जो विधानसभा क्षेत्र है उसको छोड़कर। तो कुल मिलाकर एक दायरा मिला है। देवेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, उनको भी अपने पिता के अलावा, संसदीय क्षेत्र के अलावा भी दूसरे लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है। तो एक अलग अनुभव मिला है इस बार नेताओं को, पुत्रों को। लेकिन एक बात और मुक्ता जी, क्योंकि जिस प्रकार से दीपक जी ने कहा कि दीपक जी विद्यार्थी परिषद से सक्रिय रहे, भले ही उनके पिता मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, लेकिन उन्होंने भी राजनीति का ककरा जो है वो विद्यार्थी परिषद से, छात्र राजनीति से ही पढ़ा। विश्वास सारंग आज मंत्री हैं, लेकिन उनके पिता भी राजनीति में सक्रिय रहे, बड़े राजनेता हैं उनके पिता। उसके बावजूद विश्वास सारंग भी युवा मोर्चा से होते हुए भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। तो ये जो तमाम लोग हैं, चाहे हम नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकांत की बात करें, वो भी युवा मोर्चा में सक्रिय हैं, कार्तिकेय भी युवा मोर्चा में सक्रिय हैं, और भी नेता। तो कुल मिलाकर इनको एक मौका जरूर मिल सकता है, नेता पुत्र होने के कारण थोड़ा उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जनता के सामने जब जाएंगे तो जनता जो काबिलियत होगी उसके आधार पर ही इनको आगे बढ़ाती है। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने बहुत अच्छे से जो है पूरे उसको, बस अगर हम कहें तो एक पर्सपेक्टिव दिया। वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आप और दीपक जोशी जी, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे नेता पुत्रों के बारे में कि कैसे जो है एक नई पीढ़ी जो है आगे आ रही है और किस तरह से जो है ये नेता पुत्र, उन्होंने केवल अपने अपने पिता के क्षेत्र में प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि अपने जो है कंफर्ट जोन से वो बाहर निकले, अलग अलग क्षेत्रों में जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपके भी बेटे नितेंद्र सिंह राठौड़ को भी हमने देखा था कि ग्वालियर चंबल जो है वो इलाके में काफी वो सक्रिय रहे। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो पारिवारिक बैकग्राउंड होता है उसका बच्चों के ऊपर भी प्रभाव रहता है, चाहे वो हमारे बेटे हों चाहे अन्य के बेटे हों, जो बचपन से वो जिस माहौल को देखते हैं उस माहौल में स्वाभाविक रूप से डरते भी हैं। और ये बात सही है कि अब की बार वो बड़ा मलहरा, ग्वालियर, मुरैना उधर सक्रिय रहे और भी बहुत सारे लोग सक्रिय रहे हैं। और ये चुनाव वास्तविकता ये कुछ अलग तरीके का चुनाव था। इसमें दो पीढ़ियों का सक्रिय होना अपनी जगह था, लेकिन इसके मुद्दे ही कुछ ऐसे थे कि बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा था कि लोगों के सामने बात ये थी कि चुनाव हुआ क्यों। लोग अपने आप को थोड़ा सा ठगा सा महसूस कर रहे थे कि ये चुनाव होने की आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती हमें चुनाव थोपा गया। तो वो खैर आज का विषय आपका नहीं है, लेकिन जो है लेकिन ये मुद्दा था और इसमें कोई दो राय नहीं। पीढ़ी में किसी के भी हो, चाहे शिवराज सिंह जी के बेटे हों, चाहे सिंधिया जी के बेटे हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी के हों या नकुलनाथ जी हों या दूसरे लोग हों, जो जहाँ था उसने अपनी तरफ से ईमानदारी से अपनी कोशिश की। बकाया परिणाम जनता जनार्दन के हाथ में था और अब ऊपर वाले के हाथ में। जी, यहाँ पे एक चीज पूछूंगी ब्रिजेंद्र सिंह जी, आप जैसे कि आपके बेटे हैं वो भी निकले चुनाव प्रसार में सक्रिय रहे, किस तरह के टिप्स आपने दिए अपने बेटे को?
देखिए टिप्स देने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि ये सब लोग जो है उस माहौल में रहते हैं। वो किसी के भी परिवार के लोग हो, जब बचपन से उनका उसी माहौल में देखते हुए बड़ा होना, उसके बाद देखना, तो इतना तो कोई किसी भी बिजनेसमैन का बेटा होता है तो उस व्यापार का आधे को तो वो वैसा ही समझ जाता है। तो राजनीति के फील्ड में जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में लोग हैं, उनके परिवार में आधी राजनीति तो वैसे ही उन्हें समझ में आने लगती, कैसे मिलना है, कैसे व्यवहार रखना है, कैसे काम करना है, वो वैसे ही समझते हैं। और फिर हम लोगों के भी चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें भी भूमिकाएं वो अदा करते हैं, तो उनको सब जानकारी होती है। और जब उनके जो मतलब एज के ग्रुप के जो लोग हैं, जहाँ जिसकी डिमांड होती है उस हिसाब से वो बुलाते भी हैं, लोग जाते भी हैं और सीख रहे हैं। आगे पीछे और ज्यादा सीखेंगे। जी दीपक जी, आपके पास आऊंगी, आपसे पूछूंगी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस की, ये बात हो रही है, टिप्स की बात हो रही है। जब आपने शुरू किया था, जब आपने कहा ठीक है छात्र राजनीति में आप सक्रिय रहे, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़े, विधायक मंत्री भी आप रहे, किस तरह की चीजें आपने अपने फादर से इम्बाइब की, सीखी? मुक्ता जी, एक बड़ा अंतर तो पिछली मेरे और मेरे बेटे के बीच ये बड़ा अंतर आ गया कि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया उनके लिए बहुत सहायक हो गया। हमारे टाइम पे ये नहीं था। हमारे पिता के भाषण हम सिर्फ पेपरों के माध्यम से पता करते थे या कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, लेकिन आज की तारीख में पूरा सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखने को मिल जाता है, तो बहुत हद तक उनको सहायता भी मिलती है। लेकिन जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति में लाने का प्रयत्न नहीं किया। मैं कॉलेज की राजनीति में अपने मित्रों के कारण और जो रैगिंग मेरे साथ हुई थी उस घटना के कारण छात्र राजनीति में आ गया था। लेकिन मेरा पुत्र जो है वो साइबर का लॉ में उन्होंने डिप्लोमा किया है। इस नाते से पार्टी की जो साइबर विंग थी उससे IT विंग थी उससे जुड़ गया, और जुड़ने के बाद उसका काम अच्छा रहा तो पार्टी ने उसको और काम दिया। पहले वो डिवीजन का काम देखता था, अब स्टेट का काम देख रहा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में उसको आगे बढ़ने का मौका स्वतः अपनी लाइन के कारण मिल गया। लेकिन उस समय हमारे टाइम तो झंडे झंडे या आंदोलन या धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम आगे आ जाते थे, लेकिन आज एक नया रास्ता और खुल गया। सोशल मीडिया, IT ये सेक्टर के माध्यम से भी हमारे जो परिवार के लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। एक ये बड़ा रुझान उनको मिल गया और उससे उसका फायदा भी उनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है जिस तरह से इस बार हम लोगों ने देखा उपचुनाव में बड़ी तादाद में नेता पुत्रों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभाव भी छोड़ा, चाहे वो चुनाव प्रसार की हम बात करें, उनके भाषण देने की शैली की बात करें, और जैसा अभी जिस तरह से दीपक जी बता रहे हैं, चूंकि सोशल मीडिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप देख देख के सीख लेते, तो इस सब का फायदा इन नेता पुत्रों को हो रहा है। क्या लग रहा है इसमें से किस तरह की संभावनाएं हैं ये जो नई पीढ़ी जो आगे आ रही है? देखिए, वक्त के हिसाब से बहुत सारी बातें बदलती हैं मुक्ता जी। दीपक भाई जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो अब जमाना जो है वो सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आ गया। हमारे टाइम पे जो बातें थी आज वो बिल्कुल उससे बहुत आगे बढ़ गई। जैसा दीपक भाई कह रहे थे बिल्कुल सच है। क्या मेरे फादर भी फ्रीडम फाइटर रहे और जब से देश आजाद हुआ जब तक के प्रेसिडेंट रहे, तो उनको मतलब हम लोग ज्यादा साथ में जा ही नहीं पाते थे, पता ही नहीं होता था। कभी अखबार से पढ़ लेते थे या कभी जब वो सारे लोग बैठते थे तो उस बीच में खड़े हो जाते थे, जानकारियां होती थी। लेकिन आज बच्चों को जो है सोशल मीडिया का ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके वाशिंगटन तक सब कुछ जानकारी उनको 2 मिनट में मिल जाती है। और वो उनकी पढ़ाई लिखाई भी इस तरीके से हुई है कि आज हम लोगों से कोई कहे तो उतना हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बच्चे आजकल जो है बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, वो हर बात को बहुत अच्छे से तकनीक का उपयोग करना जानते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो फायदा उन लोगों को मिल रहा है। और अब जमाने के साथ जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी क्या सोच है, क्या चाहते हैं, किस तरीके से आगे देश को ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, या क्षेत्र का विकास कैसे होगा, नए तरीके से नए बच्चों के साथ नई पीढ़ी बैठती है तो बहुत सारी जगह उनको सुविधाजनक हो जाता है। जी सुनील जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना दोनों को, ब्रिजेंद्र सिंह जी को भी, दीपक जोशी जी को भी। आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं? इतने तादाद में हम लोगों ने इस बार नेता पुत्रों को देखा, क्या लग रहा है अगला जो चुनाव होगा 2023 में, क्या लग रहा है ये सारे नेता पुत्र आगे आ जाएंगे?
देखिए मुक्ता जी, अगर नेता पुत्रों की अगर बात करें तो भले ही 2023 में सारे नेता पुत्र नहीं आ पाए, लेकिन कुछ जरूर राजनीति के, जो चाहे हम विधानसभा की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, वहां का चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि नेता पुत्रों की जब बात हो रही है तो उसका एक बेनिफिट और है मुक्ता जी। जिस प्रकार से बृजेंद्र सिंह जी हैं, बृजेंद्र सिंह जी जब मंत्री बने, इनके बेटे नीतेंद्र सिंह जो हैं वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, क्योंकि बृजेंद्र जी जब भोपाल रहते थे तो इनके बेटे क्षेत्र में मोर्चा संभाले रहते थे, लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या तकलीफें हैं, उनका कैसे निदान होना है, या बृजेंद्र जी ने जो चुनाव के समय जो वादे या बातें की होंगी, लोगों से सतत संपर्क बनाने के लिए एक माध्यम यहाँ पर हो जाते हैं कि उनके बेटे वहां पर लोगों के समक्ष रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। इसका एक प्रभाव ये भी रहता है कि कई बार क्या रहता है कि अगर आप चुनाव लड़कर मंत्री बन गए और क्षेत्र से चले जाते हैं तो आप जिसको प्रतिनिधि वहां बनाते हैं वो कई बार ऐसे जनता के सामने नहीं जा पाता है जिस प्रकार की जनता अपेक्षा करती, उम्मीद करती। लेकिन जब मंत्री का बेटा ही वहां पर सुलभ उपलब्ध होगा, उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा, तो उससे दो फायदे हो जाते हैं। एक तो जनता के में जो मंत्री को लेकर या सरकार को लेकर जो रोष व्याप्त होता वो नहीं हो पाता। दूसरा, एक नई पीढ़ी, जैसे अगर चाहे हम जयवर्धन जोशी जी की बात करें या फिर जिस प्रकार से नीतेंद्र जी की बात करें, ये एक नई युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़कर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक यहाँ पर हम जनरेशन गैप की बात करते हैं कि नेताओं से, जैसे बृजेंद्र जी से अगर बात करें हम, तो क्षेत्र का चाहे नवयुवक उतने बेबाकी से बात नहीं कर सकता जितनी बेहतर तरीके से नीतिन जी से कर सकता है या जयवर्धन जी से कर सकता। तो एक बेनिफिट यहाँ पर चाहे हम नेताओं की बात करें, उनके पुत्रों की बात करें, जरूर मिलता। और दूसरा, इनको देख कर वो नेता पुत्र सीखते हैं कि किस प्रकार का रवैया होना चाहिए, किस प्रकार की कार्यशैली होनी चाहिए, किस प्रकार से जनता के बीच जाना है, उनके समस्याओं का समाधान करना है। तो एक नया माहौल मिलता है। और यही बात मैंने पहले राउंड में भी कही थी कि नेता पुत्रों ने इस बार अपने पिता का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको छोड़कर दूसरी जगहों पर काम किया है, तो दूसरी जगहों का भी उनको अनुभव मिला है मुक्ता जी। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं वैसा आपने भी देखा होगा सुनील जी, जैसा हम अक्सर जाते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले में, वो अगर भोपाल में सक्रिय रहते तो उनके बेटे सुकर्ण जो है वो दतिया में एक्टिव रहते हैं और उनका जो पूरा उनका एक्चुअल तो वोट बैंक दतिया ही है, वहां वो संभालते हैं, पूरा काम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी अगर वो भोपाल में सक्रिय है, निश्चिंत है कि उनका जो काम है दतिया में उनके बेटे देख रहे हैं, तो ये तो एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो गई और साथ में आश्वस्त हो जाते हैं नेता लोग कि हाँ हमारा बेटा जो है हमारे वोटर्स के काम को देख रहा है। जी दीपक जी, आपके पास आऊंगी। आपने जैसा कहा कि ठीक है, आपके अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल के बच्चे जो हैं वो स्मार्ट होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के तहत जुड़े, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरह के टिप्स आपने अपने बेटे को दिया? नहीं देखिए, अब तो क्या है कि पहले राजनीति में बहुत दूरियां होती थी, क्योंकि मैं तो गांव में रहा, गांव के बाद फादर के कमरे में जाने की हिम्मत हमारी नहीं होती थी। लेकिन आज की तारीख में वो दायरा खत्म हो गया। बेटा मुझे लोगों से सीधी बातचीत करते हुए देखता है और कभी कभी तो टोक भी देता है कि आपने उनसे गलत बोल दिया, मतलब उसकी इतनी भी होती है। तो मेरा मानना है कि हमारे जो काम है उस काम में अगर खामियां होती है तो वो भी परिलक्षित करने का काम ये नई पीढ़ी के लोग करते हैं। लेकिन मेरा जो परिवार है उसकी एक अलग पहचान है और उस पहचान को बनाए रखने का काम ही मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि हमारी जो परिवार की पहचान है उस पहचान को बनाए रखने का काम हम सब अपने काम के माध्यम से करें। और यही शायद हमारी बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को लेकर अगर हम जनता के बीच रहेंगे तो जैसे मेरे पिताजी ने लगातार 8 चुनाव जीते, मैंने भी 4 में से 3 चुनाव जीते, तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बेस्ट है, अच्छा परफॉर्मेंस है। तो खिलाड़ी भावना से जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट प्रैक्टिस, तो खिलाड़ी के रूप में हम कहीं ना कहीं अपने कार्यों से संतुष्ट है और हम उसको भी यही कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे दादाजी ने और मैंने काम करके जनता के बीच जो एक नाम था पिताजी का उसको बनाए रखने का प्रयत्न किया, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर भी आ रही है। उसको बनाए रखने का काम हम करें, राजनीति में कटनी करने का अंतर नहीं पाले, ये सबसे बड़ा टिप्स मैंने उनको दिया है। जी बृजेंद्र सिंह जी, आपसे पूछूंगी, क्या लगता है इस बार जिस तरह से नेता पुत्रों ने भाग लिया है इस बार उपचुनाव में, आपको क्या लगता है उसका कितना असर देखने को मिलेगा? जनता के बीच में क्या मैसेज गया होगा? जैसा सुनील जी ने कहा कि वो सब लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से छोड़ के अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के अलग जगह भी उन्होंने अलग क्षेत्रों में भी जाके प्रचार किया। देखिए मुक्ता जी, स्वाभाविक रूप से जैसे दीपक जी कह रहे थे कि ये पीढ़ियां जो है एक समय के हिसाब से जब पीढ़ी बदलती है तो उनकी सोच भी बदलती है। बहुत सारे लोग जो है जो आज 25 साल और 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं
वो हमारे साथ शायद उतना अच्छे से जो है वो नहीं घुल मिल पाते हैं, अपने मन की बात कह पाते हैं जितना जो है वो हमारे बेटे के साथ जो है वो घुल मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोगों का काम ये है कि हमें उनको जो है संस्कार देना है, और संस्कार राजनीति में वही बढ़ेगा जो उसूलों के साथ बढ़ेगा। क्षणिक तो आप धोखे से बढ़ सकते हो, लेकिन लंबा आपको चलना है तो आपको उसूलों के साथ चलना पड़ेगा, संस्कारों के साथ चलना पड़ेगा। और जब तक आप लोगों से दिलेंगे नहीं, दिल से उनके काम करेंगे नहीं, और उनके मन में ये भाव पैदा नहीं होगा कि हाँ जो ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं और हमारे लिए वक्त पे खड़े होंगे, तब तक राजनीति से आप लंबे नहीं चल सकते। तो ये जो है इस तरीके की बातें हम सिखाते हैं। पता है नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, हम लोग कई जगह संकोच करते हैं, लेकिन ये बच्चे जो आजकल बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कहीं गलत है तो वो सीधा गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। हम लोग तो हिचकिचा जाते हैं कि चलिए छोड़ो है भाई, चलो क्या करना। जी ब्रिजेंद्र सिंह जी, यहाँ पे आपको रोकूंगी, समय हो चला है शार्प एट 7 का। ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी आपका और दीपक जोशी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नई पीढ़ी जो है वो नेताओं की आगे आ रही है, पुत्र आगे आ रहे हैं। एक तरह से अगर हम देखें तो इस चुनाव में उन्होंने नेट प्रैक्टिस की है, जिसका कि उसको जो एक्चुअल फाइनल या जो वो हिस्सा लेंगे अपनी नई पारी में, वो 2023 में देखने को मिलेगा कि कितने नेता पुत्र जो हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। तो फिलहाल शार्प एट 7 में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?